सुशील की माँ अक्सर कहा करती थी, और अक्सर क्या, अब तो कहने के लिए उसके पास एकमात्र यही कहानी शेष रह गई थी। लंबी सांस खींचकर गर्व और वेदना भरे स्वर में वह कहती, भगवान की कृपा से उसने 14 पुत्रों को जन्म दिया था। सुनने वालियों की आंखों में कौतूहल साकार हो उठता। कोई वाचाल पूछ बैठती, 14 पुत्र? पर माँ जी, अब तो केवल 2 हैं। हाँ बेटी, देखने के लिए तो ये 2 हैं, वैसे मेरे 4 बेटे दिसावर रहते हैं। अच्छा, कमाने के लिए गए हैं? हाँ, कमाते ही होंगे। क्यों, कुछ भेजते नहीं? भेजना, उन्होंने तो जाकर इधर देखा भी नहीं। हाय रे, कैसे बेटे हैं? वह वाचाल नारी कांप उठती। पर माँ जी, तुम्हें उनका पता तो होगा। सुशील की माँ उसी सहज वेदना भरे स्वर में बोली, पता बताया ही नहीं तो कैसे जान सकती हूँ। वे चारों तो ऐसे गए कि जैसे थे ही नहीं। शेष राम को प्यारे हुए। ओह, क्या बताऊं बेटी, ये 2 बचे हैं। कुशल का स्वभाव भी ऐसा ही था, कई बार भागने को हुआ, पर उस पर मैंने बड़ी मन्नतें मानी, जात बोली चढ़ावे चढ़ाए, तब कहीं जाकर देवी की कृपा से ये रुका है। और प्रायः सभी नारियां उसे एक ही सलाह देती, कुशल का विवाह कर दो माँ जी। विवाह का बंधन आदमी को बड़ा प्यारा लगता है। आजकल देर से विवाह करने की जो रीति चल पड़ी है, उसी कारण भी सत्ता हाथ से निकल जाती है। सुशील की माँ भी यही सोच रखती थी। उसके चारों बेटे सगाई करने से पहले ही भाग गए थे, इसीलिए कुशल की सगाई के लिए धूमधाम शुरू हुई। और एक दिन धूप सी गोरी लड़की देखकर उसे तिलक चढ़ा दिया गया। फिर लगन आया और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। कुशल ने एक बार भी आपत्ति नहीं की, बल्कि सब काम प्रसन्नचित्त करता रहा। सुशील की माँ को त्रिलोक का राज मिला। उसने सुशील के पिता से कहा, यह दिन बड़े पुण्य से देखने को मिला है, मैं तो मन की निकाल कर रहूंगी। लाला चंद्रसेन निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति थे। यह वर्ग अक्सर महापुरुषों को जन्म देता है। यही वर्ग बड़ी बड़ी आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर जन्म लेता है, परंतु साधन के अभाव में घुटी हुई तमन्नाओं का मजार बनकर रह जाता है। यही है संघर्षों की क्रीड़ा भूमि, और यहीं पर आदमी समझ से संपर्क स्थापित करता है। लाला चंद्रसेन भी समझदार थे, और इसी समझदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्रों ने घर की संकुचित दीवारें तोड़कर खुले विश्व में आश्रय लिया था। पुत्रों के जाने का दर्द उन्हें भी था, पर पुरुष थे, पिता थे। पत्नी की बात सुनकर वे हंसे, मैं कब मना करता हूँ। सच तो यह है कि उनके भीतर भी आकांक्षाएं आग्रह कर रही थी। पहला विवाह है, ऐसा हो कि जिसे सब याद रखें। इसीलिए उन्होंने बढ़िया अंग्रेजी बाजे का ऑर्डर दिया। भोज की व्यवस्था देश की हालत देखते हुए सीमित थी, परंतु जितनी थी उससे बड़े बड़े धनियों को ईर्ष्या हो सकती थी। मीठी तश्तरी में बड़ी बड़ी 8 मिठाइयाँ, पूरे पाव भर तोल की नमकीन तश्तरी। डालडा के युग में उन्होंने गांव गांव घूमकर घी इकट्ठा किया था। वे कहते, या तो करो नहीं, करो तो ऐसा करो कि याद ही आती रहे। भोज का दिन आया, सब कुछ तैयार था, केवल साग बनने थे और कचौरियां उतरनी थी। मुंह अंधेरे ही हलवाइयों ने शोर मचाया। अंदर से भी वेग से हल्दी चढ़ाने का कोलाहल उठा। लाला जी ने आकर कहा, अरे भाई क्या देर है, मसाला निकालो, सबको साग काटने पर बैठा दो। उतनी ही वेग से सुशीला की माँ चीखी, अजी कुशल को तो भेजो, हल्दी चढ़ानी है। ओहो भाई, कितनी देर है, बस कुशल की देर है, उसे भेजो बस। कुशल कहाँ है? कुशल यहाँ था, कुशल वहाँ होगा। क्षण भर में गगनभेदी कोलाहल उठा, ऐसा कि हल्दी और हलवाई की आवाजें उसमें डूब कर रह गईं। उसी में डूब गया कुशल। बहुत देर बाद पता लग पाया
कि वह पिछली रात को ही कहीं चला गया है। उसके बिस्तर पर एक पत्र पाया गया था। पढ़ने से पूर्व ही माँ समझ गई कि कुशल भी भाइयों की राह का राही बना। वह रोई नहीं, एक आंसू भी नहीं आया आंखों में। लोगों ने कहा ढूंढो। लाला चंद्रसेन धीरे से बोले व्यर्थ है। क्यों? जो रहना नहीं चाहता उसे रोकने की चेष्टा करना उसे और खोना है। सुनकर सभी स्तंभित हो आए। वे जैसे अपने से बोलते हों। मैंने गलती की जो उसे बांधना चाहा। उससे कहता, बेटा तू भी जा, दुनिया को देख, पहचान। मेरा जो कर्तव्य था वह मैंने यथाशक्ति पूरा कर दिया। पाल पोस तुझे सोचने समझने योग्य बना दिया। सुशील की माँ ने ये सब सुना तो वो तड़प उठी, बोली, आखिर वे तुम्हारे ही बेटे तो हैं। मेरे? वे हंसे। मेरा तो मैं भी नहीं हूं, वे क्या होते। बहस आगे बढ़ी और आंसुओं की अबाध गति से उसका अंत हुआ। अंत हुआ कहना गलत है। अंतिम छोर की तरह उनका सबसे छोटा बेटा सुशील अभी शेष था। 15 वर्ष का सुंदर बालक, सेब की तरह लाल और फूल की तरह खिला हुआ था। उसकी हंसी में सुगंध थी, पर बड़े भाई के तिलक के दिन उसे जो ज्वर चढ़ा था वह उतरने से बराबर इनकार कर रहा था। विवाह में लगे हुए परिवार में उसे कोई बहुत महत्व नहीं दिया गया, पर अब जब हल्दी और हलवाई की बात फैलकर मिट गई तो माँ ने सुशील की पट्टी का सहारा लिया। देखा संध्या होते होते उसका सेब सा लाल मुख अंगार सा दहक उठा, आंखें मुंदी जाती थीं। तभी पछाड़ खाकर माँ ने डॉक्टर का दामन पकड़ा। डॉक्टर, मेरा सब कुछ ले लो पर इसे बचा दो। सांत्वना भरे स्वर में डॉक्टर बोला, घबराइए नहीं, बुखार है, वक्त पर उतरेगा। उतर जाएगा? पागल सी माँ ने पूछा। हाँ हाँ। कब? यही 7-8 दिन में। लेकिन 8 क्या 28 दिन बीत जाने पर भी बुखार ने जाने का नाम नहीं लिया। एक बार बीच में लगा था कि बुखार टूट चला है, पर तीसरे दिन ही उसने दूने वेग से आक्रमण कर दिया। माँ रोते रोते संज्ञाहीन सी हो गई। डॉक्टर मनुष्य था, उसने माँ की करुणा को समझा। बोला, माँ, यह बुखार 71 दिन तक चला रह सकता है। इसकी दवा कुछ नहीं होती, केवल रोगी की देखभाल से ठीक हो जाता है। माँ ने कहा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। ठीक है, अभी और करे जाइए। आजकल में बुखार टूटने ही वाला है। प्रसन्न रहिए और रोगी को प्रसन्न रखिए। जानता हूँ ये कठिन है, पर यह भी जानता हूँ कि बेटे के लिए आप सब कुछ कर सकती हैं। 4-5 दिन की बात है। डॉक्टर ने ठीक ही कहा था। 5वें दिन बुखार टूट गया। सुशील जितना शरीर से स्वस्थ था, मन भी उसका उतना ही दृढ़ था। रंग लौटते देर न लगी। माँ का मन खिलखिलाया। पिता की चिंता भी कम हुई। सुशील ने बीमारी में ही पिता से प्रतिज्ञा करवा ली थी कि स्वस्थ हो जाने पर उसे कॉलेज भेजेंगे। सो अच्छा होते होते एक दिन उसने कहा, पिताजी, कॉलेज खुलने में 1 सप्ताह रह गया है, मेरी फीस भेज दो ना। पिता ने जवाब दिया, कल शहर जाकर मैं सब ठीक कराऊंगा। तब माँ ने धीरे से इतना ही कहा, बेटा पहले ठीक तो हो जा, फिर जाने की बात सोचना। सुशील मुस्कुराया। माँ, तुम सदा शंका में रहती हो। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखना, अगले सप्ताह कॉलेज जाऊंगा। डॉक्टर से पूछ देखो। डॉक्टर ने हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक होकर 1 सप्ताह में शहर जा सकोगे, परंतु भोजन का विशेष ध्यान रखना होगा। जी, मैं वही खाता हूँ जो आप बताते हैं। तुम सचमुच एक आदर्श रोगी हो, तभी तो बार बार रोग को पछाड़ कर अच्छे हो जाते हो। हाँ, कल मैं तुम्हारे लिए टॉनिक लेता आऊँगा। यह कहकर डॉक्टर उठे। फिर एकाएक बोले, पर सुशील, भगवान के लिए अब बुखार को न्योता ना दे बैठना, समझे?
शरीर के शत्रु से ऐसी मित्रता ठीक नहीं है। बात हंसने के लिए कही गई थी, सब हंस पड़े। पर अगले दिन अचानक क्या हुआ कि सवेरा होते न होते सुशील जाड़े से कांपने लगा। ज्वर का आक्रमण हो चुका था। तापमान देखा तो 105 डिग्री। चिंता तो डॉक्टर ने बहुत देर तक गंभीरता से जांच की। कहा, इस बार टाइफाइड के साथ मलेरिया भी है। शांत गंभीर पिता ने उत्तेजित होकर पूछा, डॉक्टर आखिर ये क्या है? डॉक्टर ने पिता के कंधे को थपथपाया। चिंता मत करें, सब ठीक होगा। दुख इतना ही है कि सुशील महाशय अगले सप्ताह कॉलेज न जा सकेंगे। लगभग संज्ञाहीन होने पर भी कॉलेज का नाम सुनते ही उसने आंखें खोल दी। बोला, मैं कॉलेज अवश्य जाऊंगा। 5-6 दिन की देर हो जाएगी तो क्या है। पिताजी, आप मेरी फीस अवश्य भेज दीजिए। पिता ने कहा, भेज दूंगा, पर तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। सुशील ने नहीं सुना। वह बोला, पिताजी मैं डॉक्टर बनूंगा। अवश्य बनना। आगे उससे बोला न गया। दिन पर दिन वह दुबला होता चला गया। सुइयों से उसका शरीर बिंध गया। कड़वी तीखी दवाइयों से उसका मन चिड़चिड़ा हो गया। तो भी 21 दिन बाद जब उसका ज्वर उतरा तो उसने यही कहा, दिवाली के बाद मैं कॉलेज जाऊंगा। बेशक तुम जा सकोगे, डॉक्टर ने कहा। पिता गर्व से बोले, परीक्षावल शानदार है। तुम्हारे प्रिंसिपल ने विश्वास दिलाया है कि तुम सब कमी पूरी कर लोगे। डॉक्टर ने विजयी खिलाड़ी के स्वर में कहा, विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है सुशील। मैंने बड़े बड़े रोगियों को विश्वास के बल पर अच्छे होते देखा है। यही विश्वास सुशील की ढाल बन गया। वह जिस तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा था, उसे देखे बिना विश्वास नहीं हो सकता था। बस हर समय यही रट लगी रहती थी, मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। माँ कहती, डॉक्टर बनकर तू कहाँ जाएगा? यहीं रहूंगा माँ, इसी कस्बे में। हाँ माँ, पास में बहुत गांव है। उनकी सेहत की देखभाल करना हमारा फर्ज है। उनकी सेहत ठीक न रहेगी तो देश की उन्नति कैसे होगी? माँ सहसा कांपकर बोल उठती, देश की चिंता करने से पहले अपने को तो देख। सुशील मुस्कुराता, मैं ही देश हूँ माँ। माँ अचकचाती, चौंकती, आखिर तुम ये बातें कहाँ से सीखते हो? तुमसे? मुझसे? हाँ, तुम माँ हो, तुमने ही तो हमारा निर्माण किया है। तब माँ हर्ष से फूलती, चिंता से दुबलाती। देर तक एकांत में बैठकर सोचती, ये मेरे बेटे हैं, इनमें मेरा रक्त है, पर मुझे तो ये बातें नहीं आती। फिर मुझसे ये कैसे सीखते हैं? सीखते हैं तो मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? क्या सुशील भी चला जाएगा? क्या सुशील भी? सुशील जो मेरी आखिरी संतान है, मेरी आखिरी आशा है। वह कांपी, सिहर सिहर उठी। तभी किसी ने जैसे उसके भीतर से पुकारा, सुशील में एक अंतर है, वह सोचता नहीं, बोलता है। हाँ, वह सोचता नहीं, बोलता है, पर बोलता तो वैसी ही बातें हैं, देश, आदमी, कर्तव्य और न जाने क्या क्या। उस रात वह देर तक यही दीवा स्वप्न देखती रही। सवेरे उठी तो देखा सुशील चादर ताने लेटा है। पुकारा, सुशील। सुशील बोला नहीं। सशंक आकर उसने चादर के भीतर हाथ डाला, जैसे अंगार से छू गया हो। वह कांप कर पीछे हट गई और भर्राए स्वर में कहा, सुशील, सुशील। सुशील चौंक कर क्षीण स्वर में बोला, क्या है? कैसा जी है बेटा? शरीर जल रहा है, छाती में दर्द है, रात शीत लगी थी। छाती में दर्द? माँ पागल सी उसके पिता के पास दौड़ी। देखिए तो सुशील को खूब बुखार चढ़ा है, छाती में दर्द है। जैसे वज्र गिरा हो। पिता एकदम बोले, क्या? बुखार? बुखार किसको है? माँ ने किंचित तेज होकर कहा,
जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। सुशील की छाती में दर्द है और बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर आया। खूब जांच पड़ताल के बाद उसने कहा, निमोनिया है। निमोनिया? पिता स्तब्ध रह गए। निमोनिया? माँ को जैसे विश्वास नहीं आया। फिर कई क्षण कोई किसी से नहीं बोला। आखिर डॉक्टर ने शिकायत के स्वर में कहा, मैं कहता हूँ, क्या आप इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रख सकते? इसे सर्दी लगी है। रुंधे स्वर में माँ ने उत्तर दिया, डॉक्टर, रात को बार बार उठकर मैं उसे कपड़ा उड़ाती हूँ। दवा कौन देता है? मैं देती हूँ। ठीक समय पर? आप सुशील से पूछ लीजिए। डॉक्टर ने दोनों हाथ हवा में हिलाए। कुछ समझ नहीं आता। जैसे ही रोगी स्वास्थ्य लाभ करता है, रोग उसे फिर आ दबोचता है। अच्छा, आज मैं पेंसिलिन की सुइयां लगाता हूँ। कई दिन तक डॉक्टर हर 4 घंटे बाद सुइयां लगाता रहा। उन दिनों बेहोश सी माँ ने न जाने कितनी निंद्राहीन रातें बेटे के बिस्तर के पास बैठकर काटी। ऐसी देखभाल की कि सब अश अश कर उठे। पड़ोसियों ने कहा, माँ ऐसा ना करेगी तो और कौन करेगा? और फिर वह माँ जिसके बेटे एक एक करके उसे छोड़ चले गए हों। हाँ जी, वह जान भी दे दे तो थोड़ी है उसके लिए। जान ही तो दे रही है। बेचारी ने पिछले जन्म में न जाने क्या पाप किए थे। पाप क्या जी, आजकल की तो औलाद ही निराली है। कहते हैं बेटा माँ बाप का नहीं होता, देश का होता है। हाँ जी, यही बात है। भला कोई उनसे पूछे, तुम्हें पाल पोस कर किसने बड़ा किया है, देश ने या माँ ने? तुम्हारे गूमूत किसने उठाए, देश ने या माँ ने? उनमें कुछ युवतियाँ भी थीं। एक युवती शहर में रहकर पड़ी थी। वह बोली, और तो मैं कुछ नहीं जानती, पर आदमी होता देश के लिए ही है। जैसे यह युद्ध को चुनौती थी। फिर तो घंटों क्या दिनों तक यह चर्चा घर और गली गली का विषय बनी रही। यहाँ तक कि सुशील फिर अच्छा होने लगा, पर देश और आदमी के रिश्ते का कोई निर्णय नहीं हो सका। आखिर डॉक्टर ने एक दिन सुशील के पिता को बुलाकर कहा, इस बार सुशील की देखभाल विशेष रूप से करनी होगी। यदि अब रोग ने आक्रमण कर दिया तो? डॉक्टर ने जानबूझकर वाक्य पूरा नहीं किया। लाला चंद्रसेन बोले, जानता हूँ डॉक्टर, जानता हूँ। यही समय है जब रोग आक्रमण करता है। जी, हमने पूरी तैयारी कर ली है। बारी बारी से रात को जागने का प्रोग्राम है। उसकी एक ममेरी बहन को भी बुला भेजा है। क्षण भर डॉक्टर शून्य में दृष्टिपात करके बोला, 2-4 दिन मैं भी रहना चाहूँगा। आप? हाँ, मैं। करुण स्वर में लाला चंद्रसेन बोले, डॉक्टर, आपने क्या नहीं किया। आपकी कृपा से ही सुशील बार बार मौत के मुंह में जाकर लौटा है। आप अब? डॉक्टर ने टोक दिया, मैं रोगी का अध्ययन करना चाहता हूँ। जी, और वह भी कुछ दूर से। आपका मतलब? मतलब ये कि मैं आपके कमरे में रहकर सुशील की देखभाल करूँगा। और हाँ, यह बात किसी से ना कहिए, माँ से भी नहीं। लाला जी का सर चकरा उठा पहले तो, पर गर्व भी कम नहीं हुआ। घर आकर वह यह बात सुशीला की माँ को कहते कहते तनिक ही बचे। आज डॉक्टर कहते थे, इतना कहकर उन्हें होश आया। चुप हो गए। सुशील की माँ बोली, डॉक्टर क्या कहते थे? यही, उन्होंने कुछ याद करते हुए कहा कि आज मैं गांव जा रहा हूँ, सुशील को लौटकर रात के समय देखूंगा। फिर करुण स्वर से बोले, कितना भला डॉक्टर है, भगवान का रूप है। माँ ने गदगद स्वर में कहा, हमें तो वही जिला रहा है। उसने यह बात सच्चे मन से कही थी। दोनों पति पत्नी फिर देर रात तक भले आदमियों की चर्चा करते रहे। फिर दिन बीत गया। थके हुए जीवन को सहलाने के लिए रात आ पहुंची। अंधकार में दृष्टि नहीं है, पर शांति अवश्य है। उसी शांत वातावरण में डॉक्टर आए। सुशील को गुदगुदाया, हंसाया, दवा बताई और लौट गए, परंतु अपने घर नहीं,
पास के कमरे में। लाला चंद्रसेन वहीं रहे, माँ भी वहीं थी। सुशील को नींद आ गई। माँ ने लैंप बुझा दिया। दीवा जलता रहा। उसका धुंधला पर शीतल प्रकाश तन मन दोनों को सुखकारी था। कुछ देर में लाला चंद्रसेन उठे, बोले, जब तुम सोने लगो तो मुझे पुकार लेना। और वे भी चले गए। धीरे धीरे चारों ओर शांति छा गई। सुशील के पास बैठी माँ की पलकें भारी हुईं और फिर झुक गईं। पर डॉक्टर की आंखों में नींद नहीं थी। वे कभी कुर्सी पर बैठे रहते, कभी टहलते, कभी फिर धीरे से खिड़की में से देख लेते। लाला जी उत्सुक उत्तेजित उन्हें देखते और पूछ बैठते, डॉक्टर कोई बात देखी? डॉक्टर मुस्कुराता, आप चिंता ना करें। और फिर सन्नाटा, किसी के खखारने और चलने का शब्द, दूर कहीं गीदड़ों की हूँ हाँ, और फिर मौन। डॉक्टर की धीमी पदचाप और फिर एकाएक कहीं कुत्तों की भौं भौं। दीवार की घड़ी ने 2 बजा दिए। तभी सहसा डॉक्टर चौंक उठे। उन्होंने धीरे से लाला जी को जगाया। हाँ हाँ, बोलिए नहीं, चुपचाप मेरे साथ खिड़की के पास चलिए। क्या है? आ जाइए चुपचाप। दोनों ने हतप्रभ देखा। धुंधले प्रकाश में एक मूर्ति धीरे धीरे सुशील की खाट के पास पहुंची है। उसने कई क्षण चुपचाप सुशील के मुख को देखा, फिर चूमा, फिर धीरे धीरे कांपते हाथों से चादर उतार दी। सुशील एक बार खांसा, फिर पैरों को पेट में समेट लिया। छाया मूर्ति पीछे हटी। मेज पर दवा की शीशी रखी थी, उसे उठाया और उसे चिलमची में फेंक दिया। चित्रलिखित सा डॉक्टर बोला, देखा? चंद्रसेन तड़पे, डॉक्टर, ये तो सुशील की माँ है। हाँ, आइए। डॉक्टर, मैं आइए। डॉक्टर ने आगे बढ़कर सहज भाव से किवाड़ खोले और सुशील के कमरे में चले आए। छाया मूर्ति ने सहसा मुड़कर देखा और उसके मुख से एक चीख निकली, आप! और वह तीव्र वेग से कांपती हुई पीछे हटती गई, कांपती गई और फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। लाला चंद्रसेन उधर दौड़े। इधर डॉक्टर ने सबसे पहले खिड़की बंद की, फिर सुशील को कपड़ा ओढ़ाया। तब सुशील की माँ की ओर झुके। वह बेहोशी में बड़बड़ा रही थी, सुशील अच्छा हो रहा है, वह कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा और फिर नहीं लौटेगा। उसके भाई भी नहीं लौटे थे। नहीं, वह शहर नहीं जा सकता, वह मुझे नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर ने सुना, पिता ने सुना। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पिता सिर से पैर तक सिहर उठे। मुंह से इतना ही निकला, डॉक्टर। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे यही डर था। माँ का स्नेह पुत्र का काल बना हुआ है डॉक्टर। सहसा डॉक्टर का स्वर कठोर हो उठा। उन्होंने कहा, स्नेह नहीं, यह मनुष्य का स्वार्थ है जो प्रतिक्षण मनुष्यता की हत्या करता रहता है। पिता ने इस बार कोई उत्तर नहीं दिया। माँ का स्वर निरंतर शिथिल हो रहा था, इतना कि मात्र फुसफुसाहट शेष रह गई थी और सुशील सो रहा था, शांत, निर्द्वंद। तो ये कहानी थी नागफांस, जिसे लिखा था श्री विष्णु प्रभाकर जी ने। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।